Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the air pollution, right? Now today we are going to discuss how to control the air pollution. तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और इसके लिए हमने दो प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जिसे हम अरेस्टर और स्क्रबर्स कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो है फिल्ट्रेशन का। तो कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स विथ टू टाइप ऑफ डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज arresters और second one is scrubbers. Arresters. These are used to separate particulate matter from contaminated water. ठीक है, अरेस्टर का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर होता है, उसमें बहुत सारा कंटेमिनेशन भी पाया जाता है। तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये हेल्प करता है, राइट। तो लिख लीजिए, इट हेल्प्स in the control or separate. It helps to separate contaminated air. Alright, कैसे सेपरेट करते हैं? तो अरेस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है साइक्लोनिक सेपरेटर्स एंड ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। ये काम क्या करते हैं? दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आउट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इमिशन विथ मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो दीज सेपरेटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डस्ट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लोनिक सेपरेटर्स और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। तो अरेस्टर में टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन इज साइक्लोनिक और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑलराइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे काम करता है? It is the most efficient device to remove fine particulate pollutant. Electrostatic precipitation device works on the principle of electrical charging of the dust particle, right? तो अगर इलेक्ट्रो चार्जिंग है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है डस्ट पार्टिकल पर, तो वो कैथोड और एनोड पर जाने के बाद रिमूव हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो इन दिस वे
It can remove 99% of particulate matter which is present in the dust from a thermal power plant, right? It has electrode wire, जैसे हम एनोड कहते हैं, which maintained at several thousand volt, उसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्ट का करंट प्रवाहित होता है, which produce corona and release electrons, and these electrons attach to the dust particles providing from negative charges, and the base have collecting plates जो कि कैथोड की तरह वर्क करता है and attract the charged dust particles. So in this way the whole dust particle is separated according to their positive और निगेटिव चार्ज. आसानी से ये क्लियर हो जाता है. तो ये हो गया साइक्लोनिक जो डस्ट पार्टिकल को और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि चार्ज पार्टिकल को, चार्ज डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है. लिख लीजिए, रिमूव चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल remove dust particle. तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए कैथोड की प्लेट इस्तेमाल होती है जो नेगेटिव डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट आता है स्क्रबर्स. दीज आर यूज टू क्लीन एयर फॉर बोथ डस्ट एंड गैसेस, वेट एंड ड्राई. टू टाइप्स ऑफ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइन. तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या गैसेस हो, इन दोनों को रिमूव करने में हेल्प करता है. पार्टिकल्स they can remove gases like सल्फर डाइऑक्साइड. ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को भी रिमूव कर सकते हैं, यानी जो गैसेस हैं उसमें सल्फर कंटेंट है तो वो आसानी से फिल्टर किया जा सकता है. प्रोसेस बाय विच वी कैन कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन या एयर या गैसेस पोल्यूटेंट लाइक बाय द combustion, absorption and adsorption technique are used टू कंट्रोल गैसियस पोल्यूशन. ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए. कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट. गैसियस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के 3 मेथड्स हैं, 3 टेक्निक्स हैं. फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं कंबशन. सेकंड टेक्निक का नाम है एब्जॉर्प्शन. और थर्ड है एडजॉर्प्शन. ठीक है, ये 3 टेक्निक इस्तेमाल होती है
कंबशन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। कंबशन में क्या होता है? इन कंबशन प्रोसेस ऑक्सीडाइजेबल gaseous pollutants are completely burned at high temperature. हाई टेम्परेचर पे जो जितने भी गैसियस पॉल्यूटेंट हैं उनको बर्न कर दिया जाता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निसेस हैं। दे आर यूज्ड बाय द कंबशन कंट्रोल प्रोसेस। तो इस तरह से जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम कंबशन से कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकते हैं या ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसमें बेसिकली आते हैं पेंट्स, फर्टिलाइजर, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। एग्जाम्पल ये करते हैं पेट्रोकेमिकल्स में, केमिकल, सेकंड फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट खासतौर से पेंट्स एंड वार्निसेस, पेंट्स में वार्निश एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है एडजॉर्प्शन। इन दिस टेक्निक द गैसियस पॉल्यूटेंट आर एब्जॉर्ब इन सुटेबल एब्जॉर्बेंट मटीरियल। इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एब्जॉर्बेंट मटीरियल के थ्रू। Next, adsorption. In this technique, the toxic gases, इस टेक्निक के थ्रू जो टॉक्सिक गैसेस हैं, वेपर्स हैं, इन्फ्लेमेबल कंपाउंड्स हैं, दे कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड बाय द फोर। The adsorption technique is basically used for the removal of toxic gases. And such polluting, noxious gases, toxic gases can be adsorbed on the large solid surface area. तो large solid surface area से इनको adsorb कर लिया जाता है। तो basically control या to remove toxic gases by large adsorptive area. All right, so in this way we can control air pollutant. इसके बाद नेक्स्ट आता है कैटालिटिक मेथड। ये क्या होता है? कैटालिटिक मेथड। इन दिस मेथड द ऑटोमोबाइल्स विच इज मेजर कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन इन द मेट्रो सिटीज़, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनमें पाई जाती है पैलेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम जैसे मेटल्स। द कैटलिस्ट आर फिल्ड इनटू द ऑटोमोबाइल्स for reducing emission of poisonous gases. So when the exist gases passes, they convert into unburnt hydrocarbons into carbon dioxide. So जो unburnt hydrocarbons थे वो completely convert हो जाते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। and water, carbon monoxide, nitric oxide are changed into the carbon dioxide
एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। तो इन दिस वे द होल प्रोसेस कैन बी डन बाय द कैटेलिटिक कन्वर्टर, जिसमें जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज़ होने के पहले ही उसको आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, साथ ही साथ जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी रिलीज़ नहीं हो पाती। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो मेथड है ये महंगा है क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव मेटल्स पड़े होते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। दैट इज़ वाई it is used by very few peoples. Now some other methods. Engines should not be kept start. ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिसके थ्रू हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं जिससे भी व्हीकल से पोल्यूशन निकलता रहता है। सो अगर 1 मिनट या उससे ज़्यादा हमें वेट करना है तो इंजन को स्टॉप करके रखें। Barium compound mixed with the petrol is also helpful to reduce the smoke. It is very essential to check the quality of gases released from the factories. इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। The industries should not be established in one places. सारी जो इंडस्ट्रीज़ है एक जगह पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से डिफरेंट टाइप की गैसेस रिलीज होती हैं और उससे पोल्यूशन का रेशियो बढ़ सकता है, ठीक है। The smoke should be released into the atmosphere after filtration के बाद और purification के बाद ही इनको रिलीज़ करना चाहिए। ओपनली इसको रिलीज़ करने से पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा, उल्टा इंक्रीज हो जाएगा। What is ozone and what is the quality? Ozone is found on the upper, जिसे हम atmospheric layer कहते हैं, और ओजोन इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर बट एट द हाइट ऑफ 25 किलोमीटर ऑन द अर्थ देयर कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। इसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। बेसिकली कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन के बारे में लिख लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए ओजोन लेयर। Ozone layer. Ozone is present in less quantity in the atmosphere but height of approximately 25 kilometer on earth their concentration is maximum, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो लिख लीजिए found in the less quantity, found in less quantity in the atmosphere next point above the height of 16 kilometer to 25 kilometer at the height of 16 to 25 kilometer on earth it is found in maximum quantity. ऑलराइट, यहाँ पर इस
की डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, the ozone is naturally there in bad ozone and good ozone। अगर हम देखा जाए तो ओजोन को दो तरीके या दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, बैड ओजोन और गुड ओजोन। बैड ओजोन फॉर्म इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, दैट हार्म्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो गुड ओजोन की लेयर होती है पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये एटमॉस्फेयर में आने वाले जो भी हार्मफुल रेडिएशन है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से आती है, उसको एब्जॉर्ब करता है और सील्डिंग इफेक्ट डालता है, राइट। ओजोन कैन बी डिवाइडेड ओजोन गुड एंड बैड। बैड is found in atmosphere, good found in stratospheres। It causes damage plant and animal। It absorb harmful radiation। Like ultraviolet radiation। ओके, जो सनलाइट से आती है, सन से आती है। Next, ultraviolet rays are highly injurious to living organisms since DNA, RNA, proteins of living organism preferably absorb ultraviolet radiation। क्योंकि जो कंटेंट है, ख़ास तौर से लाइफ के अंदर पाए जाने वाले मेन कंटेंट है DNA और प्रोटीन्स, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो DNA और RNA प्लस प्रोटीन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग एनर्जी है या केमिकल जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज़ गुड एंड द डिप्लीशन ऑफ दीज लेयर इज़ बैड फॉर अस। तो जितनी थिकनेस होगी ओजोन लेयर की उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और जितनी ही इसमें थिननेस आएगी या डिप्लीट होगी वो हमारे लिए डेंजरस है। सो द थिकनेस ऑफ द ओजोन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज, या इसको जो मेज़र किया जाता है जिस टर्म में, उसको हम कहते हैं डॉप्शन यूनिट, DU कहते हैं। The thickness of ozone layer is measured by Dobson unit। Sorry। इसको शॉर्टकट में DU कहते हैं, डॉप्शन यूनिट। ओके, नेक्स्ट, द ओजोन इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो लगातार ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता रहता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पाई जाती है, इसको ये
क्या करता है, ब्रेक कर देता है और नया ओजोन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन is dangerous because the chlorofluorocarbon have methane N2O जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और जो ओजोन की लेयर है उसको डिप्लीट करती है. दैट इज़ वाई दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ नॉट गुड फॉर ओजोन. ऑलराइट.